बाबा ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम छंद के संपूर्ण परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और वैसे भी मैंने छंद की जितने भी छंद हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है छंद। तो छंद के परिचय के बारे में हम देखते हैं। तो संस्कृत साहित्य के पद्य भाग के ऊपर आश्रित है, यानी कि जो छंद है ना वो संस्कृत साहित्य के किस भाग, पद्य भाग पर मेन रूप से आश्रित है। पद्य क्या है? पद्य श्लोक की रचना छंद के ज्ञान के लिए आवश्यक है। जो श्लोक की रचना है वो छंद के ज्ञान के लिए आवश्यक है। आगे क्या है? पाणिनि शिक्षायाम छंदो विषय उक्तम, यानी कि पाणिनि जो थे ना उनने छंद के विषय में क्या कहा है कि छंद है पादौ तु वेदस्य, कि छंद तो वेद के क्या है? पाद अर्थात पैर है। छंद तो वेद के पैर हैं। इसी क्रम में आगे है छंद है शब्दों छदि छादनो धातु से बना है, यानी कि छंद शब्द है ना वो किससे बना है? छंद शब्द छंद शब्द छदि छादनो धातु से मिलकर बना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि छंद शब्द किससे बना है, तो छंद शब्द बना है छदि छादनो धातु से। आगे देखते हैं। आगे छंद के बारे में आप क्या जानते हैं? छंद के बारे में हम क्या जानते हैं? तो सबसे पहले छंद के बारे में हम देखेंगे अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण क्या होता है कि जिसका उच्चारण स्थान, यानी कि जिसका उच्चारण स्थान होता है ना वो अक्षर या वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? जैसे रमाम में यहाँ रे माँ दो अक्षर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रमाम जो शब्द है ना यहाँ पर कितने अक्षर है? रे और माँ, यहाँ पर सिर्फ दो ही अक्षर हैं। मैं अक्षर को नहीं गिना जाएगा क्योंकि मैं अक्षर हलंत है और हलंत वर्ण को हम नहीं गिनते हैं। आगे इसी क्रम में है अगला पॉइंट है हमारा मात्रा। छंद में दूसरा पॉइंट है हमारा मात्रा। उच्चारण के लिए आवश्यक है। मात्रा क्या है? उच्चारण के लिए आवश्यक है निर्धारित समय और मात्रा। एक अर्थात एक मात्रा वाले स्वर कौन से होंगे? ह्रस्व स्वर, और दो मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर होंगे। और ऐसे ही त्रिमात्रा वाले स्वर अर्थात तीन मात्रा वाले स्वर प्लस स्वर, यानी कि एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर, दो मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर, तीन मात्रा वाले स्वर प्लुत स्वर होंगे। और इन्हीं मात्रा को एक श्लोक के द्वारा समझा जा सकता है। वो श्लोक है हमारा कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम चार्थ मात्रिकम। अर्थात एक मात्रा वाले भवेद होते हैं ह्रस्व, एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व होते हैं। द्विमात्रा दो मात्रा वाले स्वर दीर्घ होते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम तीन मात्रा वाले शब्द प्लुत होते हैं। और व्यंजन चार्ध मात्रिका अर्थात व्यंजन जो शब्द होते हैं वो चार्ध मात्र आदिकम अर्थात आदि शब्द जो होते हैं ना, जैसे रमाम है तो यहाँ पर मैं आधा शब्द है इसलिए ये व्यंजन है। अगला पॉइंट छंद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि छंद में हमारा तीसरा पॉइंट है यति। यति क्या होती है? यति अर्थात विराम एवति, अर्थात रुकना ही यति है। अगर अर्थात हम किसी भी श्लोक को बोलेंगे तो हम रुकेंगे ना, वहीं पर वो यति होगी। अगला पॉइंट है चौथा लघु गुरु व्यवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है लघु गुरु व्यवस्था में कि छंद का प्रयोग मूलतः लघु गुरु स्वर वर्ण पर आधारित होता है। छंद की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु और गुरु। यानी कि जब हम वर्णों को गिनेंगे तो लघु और गुरु को छांटना होता है। तो लघु के लिए एक मात्रिक अर्थात ये वाला सिंबल का प्रयोग करते हैं, और गुरु के लिए इस सिंबल का प्रयोग हम करते हैं। इसी क्रम में आगे है कि मेन पॉइंट है कि सामान्यतः ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? सामान्यतः ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना एक मात्रा वाले स्वर वो लघु होते हैं, जिनका चिन्ह क्या है? एक से हम इस चिन्ह से हम उनको प्रदर्शित करते हैं। और ह्रस्व स्वर 5 होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? ए ई उ री री, ए ई उ री, ये ह्रस्व स्वर मुख्य रूप से होते हैं। आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद आता है उसी क्रम में हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा क्या होता है? गुरु होता है, जिसका चिन्ह क्या है? इस चिन्ह से उसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
तो दीर्घ स्वर हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर हमारे मुख्य रूप से 8 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई कौन सा? बड़ा ई। उ कौन सा? बड़ा उ। री कौन सा? बड़ा री। और ए, ऐ और ओ, औ। ये मुख्य रूप से 8 दीर्घ स्वर होते हैं। आगे उसी क्रम में हमारा है कि लघु गुरु व्यवस्था के कुछ विशेष नियम। जो ये नियम है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हमारा नियम है कि अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। यानी कि जैसे कि ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, कि ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, तो वो वर्ण क्या होगा? गुरु वर्ण होगा। चाहे वो वर्ण लघु है तो हम उसे गुरु वर्ण मानेंगे। उसी क्रम में दूसरा हमारा पॉइंट है कि विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है। यानी कि विसर्ग युक्त वर्ण कैसे? अगर कहीं पर भी विसर्ग युक्त वर्ण है, यानी कि ये विसर्ग युक्त वर्ण है, तो वो वर्ण भी क्या होगा? हमारा गुरु वर्ण होगा। आगे उसी क्रम में हमारा है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। यानी कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण, अर्थात जैसे कि कोई मैं शब्द लेता, जैसे मैंने ये शब्द लिया तस्य, तो तस्य में यानी कि तस्य तय के बाद में क्या है? श, जो कि क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से यानी कि हमारा कंडीशन क्या है? हमारा नियम क्या है? कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। यानी कि संयुक्त वर्ण से, यानी कि श जो कि संयुक्त वर्ण है, तो उससे पूर्व वाला वर्ण क्या है? पूर्व वाला वर्ण हमारा तय है। तो तय हमारा वैसे क्या होगा? यदि संयुक्त वर्ण नहीं होता तो तय हमारा लघु वर्ण होता। लेकिन हमारे यहाँ पर नियम क्या कहता है? नियम हमारा ये कहता है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। इसलिए से पूर्व वाला वर्ण हमारा तय क्या हो जाएगा? लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन है। तो अगली कंडीशन आगे देखते हैं कौन सी है। इससे अगली कंडीशन है कि चरण का अंतिम वर्ण यदि लघु है तो उसे आवश्यकता अनुसार हम क्या? गुरु भी स्वीकार कर सकते हैं। इसमें लिखा नहीं है, गुरु भी स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा कोई भी श्लोक है, कोई भी श्लोक खत्म हुआ, लास्ट में उसकी पंक्ति है कि जैसे कि तश है, तो यह हमारी छंद के अनुसार हम उसे यह को लघु भी मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं। वो हमारे ऊपर और हमारे छंद के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में हमारा है कि छंद के भेद। तो सर्वप्रथम छंद के कितने भेद है? छंद के 2 भेद है। कौन कौन से? एक तो लौकिक छंद है और एक वैदिक छंद है। तो छंद, इन छंदों के भी भेद है। जो क्या है? कौन कौन से हैं? तो छंद के कौन कौन से भेद है देखते हैं। कि वर्ण छंद, छंद के भेद है। वार्णिक छंद अर्थात वृतम यानी भी छंद होता है। और मात्रिक छंद। और वार्णिक छंद में कौन कौन से आता है? वार्णिक छंद में आता है संवृतम अर्थात इंद्रवज्र, और विषमवृतम में आता है आपेडलिका, और अर्ध संवृतम में पुष्पी तागरा। आगे इसी क्रम में देखते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि तो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद अर्थात वार्णिक छंद का मतलब क्या होता है? वार्णिक छंद यानी कि जहाँ वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, वह वार्णिक छंद होता है। जहाँ पर भी वर्णों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो वहाँ पर वार्णिक छंद होगा। आगे कि वर्णों की गणना की दृष्टि से यहाँ पर क्या है? गण व्यवस्था होती है। यानी कि छंद में हमको कोई छंद निर्धारण करना होता है तो गण व्यवस्था को हम देखते हैं। तो गण व्यवस्था छंद में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो गण व्यवस्था है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो गण होता क्या है? यानी कि गण का मतलब होता है कि 3 वर्णों का समूह, अर्थात 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह कैसे? तो हमारे आगे देखते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो गण कितने होते हैं? हमारे गण होते हैं मुख्य रूप से हमारे 8 होते हैं। मुख्य रूप से क्या? हमारे तो 8 ही गण होते हैं। कौन कौन से? कि आदि मध्यावसांसु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। इसको अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो सिंपल सा है कि आप इस सूत्र के द्वारा गणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है? कि यह माता राजभान सलगा। इससे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए, यह माता राजभान सलगा, यानी कि ये जो कितने वर्ण है ना, यह माता राजभान सलगा, ये सभी क्या है? एक तरह से गण है। यह का मतलब यगण, मैं का मतलब मगण, तय का मतलब तगण, रा का मतलब रगण, जय का मतलब जगण, भा का मतलब भगण, न का मतलब नगण, स का मतलब सगण, और ले का मतलब लघु, और गे का मतलब गुरु। यानी कि ये गुरु वर्ण है। 8 हमारे गण हो गए और एक लघु गुरु। तो हम इससे गण को कैसे निकालेंगे? गण को निकालने के लिए जैसे हमारा है, इसमें हमारा पहला जैसे भगण है, तो भगण में क्या चाहिए?
भगण में हमको चाहिए, जैसे कि आपको प्रदर्शित हो रहा होगा यहाँ पर भगण में गुरु और दो लघु है, यानी कि भय। तो हमारे इसमें सूत्र में हम देखेंगे कि भय हमारा कहाँ पर है। तो हमारा भय शुरू होता है राज भा निसर्गा, भा निसर्गा। तो हम भय, भा हमारा क्या है, गुरु वर्ण है, तो भा हमारा गुरु हो गया। न हमारा लघु वर्ण, से हमारा लघु वर्ण। देखिए, ये देखिए गण आपको प्रदर्शित हो गए। इसी क्रम में बाकी गण आप निकाल लेना, ऐसे ही निकलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो लाल कलर का बटन है उसे काला करना है। तो आगे देखते हैं। आगे है हमारा वाणिक छंद के बाद है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, यानी कि जहाँ मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण होता है वह मात्रिक छंद होता है। यानी कि जहाँ पर मात्रा गिनी जाएगी वहाँ पर मात्रिक छंद, यानी जैसे कि अधिकतर छंद वर्णों के आधार पर गिने जाते हैं, और जहाँ पर मात्रा के आधार पर गिनी जाती है वो मात्रिक छंद, जैसे कि आर्य छंद हो सकता है। आगे है कि जहाँ भी गण निश्चित होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ 5 मात्रिक वर्ण होते हैं। आगे है हमारा पाद अर्थात चरण, अर्थात प्राय छंदों में कितना चरण होता है, 4 चरण होते हैं। 4 पाद अर्थात चरण होते हैं। जैसे कि माना, जैसे कि कोई भी छंद है उसमें पहले चरण में अगर इतने वर्ण है, माना कि 12 वर्ण है, तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में 12 वर्ण होंगे, तो 4 चरण में कितने होंगे, 12 चौका 48, यानी कि 48 वर्ण होंगे। यानी कि एक छंद के एक चरण में 12 वर्ण, तो 4 चरण होते हैं, तो उसमें 48 वर्ण। लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखना, लेकिन जो गायत्री छंद है ना उसमें सिर्फ 3 पाद अर्थात 3 चरण होते हैं। गायत्री छंद 3 चरण होते हैं। तो ये थी छंद की संपूर्ण परिचय की शॉर्ट क्लास। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।